बिहार के शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण की पहल हुई शुरू। शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने का जारी हुआ निर्देश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। इन दिनों दोस्तों बड़ी खबर, शिक्षकों को अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है और यह निर्देश संबंधी पत्र 29 मई 2026 को जारी किया गया है। दोस्तों शिक्षकों में वह पोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर मैं किस प्रकार अपने प्रोफाइल का अपडेट करूं। ढेर सारे पुराने शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, वह यह सोचकर आखिर मजबूर है कि मैं अपना प्रोफाइल किस प्रकार अपडेट करूं, क्योंकि हमारी नियुक्ति तो आज की नहीं वर्षों की है। वहीं पर देख लिया जाए नवनियुक्त शिक्षक के स्तर से प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि वो सभी नए नए बहाल हुए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने का जो निर्देश जारी किया गया है उसका औचित्य क्या है, क्यों शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा निर्देश जारी किया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर शिक्षक प्रोफाइल में किस प्रकार अपडेट किया जा सकेगा, किन बिंदुओं को अपडेट करना जरूरी है, किन शिक्षकों को अपडेट करना जरूरी है और किन को जरूरी नहीं है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, आप यह पत्र देखे होंगे, दिनांक 29 मई 2026 को जारी किया गया पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक आर सज्जन के द्वारा यह जारी किया गया है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, और यह पत्र देखा जाए तो यह मुख्य रूप से कह दिया जाए तो शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित है। लेकिन आइए दोस्तों, आखिर जो भी अपडेट करना है उसके बारे में आगे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए कि यह निर्देश क्यों जारी किया गया। दरअसल दोस्तों ऐसा पत्र जारी किया गया था इसी मई महीने 1608 पत्र और दिनांक 8 मई 2026 को, और यह पत्र जारी किया गया था जिसमें स्टूडेंट प्रोफाइल, विद्यालय से संबंधित अन्य बिंदु और शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित, यानी विद्यालय से संबंधित जो भी है, यानी विद्यालय की सूचना, साथ ही छात्र संबंधी सूचना और शिक्षक संबंधी सूचना को अपडेट करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से यह पत्र जारी किया गया 29 मई को, जिसमें ये इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है कि जो भी निर्देश जारी किया गया था उसकी प्रगति काफ़ी धीमी है और शिक्षकों को इसमें प्रोफाइल अपडेट करने का विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। इसमें दोस्तों देखा जाए तो विद्यालय संबंधित अपडेट करने को गौण कर दिया गया है और छात्र से संबंधित सूचनाओं को अपडेट करने को गौण कर दिया गया, लेकिन शिक्षक प्रोफाइल को अपडेट करने को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। मुख्य रूप से शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने का ही निर्देश जारी किया गया। तो क्यों जारी किया गया? दरअसल दोस्तों यह मामला जुड़ा हुआ है शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण नीति को लेकर। आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार सरकार के स्तर से कई दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि स्थानांतरण को सुलभ बनाने की दृष्टिकोण से आप ऐसा नियम बनाएं जिससे तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को राहत मिल सके। जिसके क्रम में कह दिया गया था कि महिला शिक्षिकाओं को अपने पंचायत के बगल में पदस्थापित किया जा सके और पुरुष शिक्षकों को अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में पदस्थापित किया जा सके, और इस तरह की नीति निर्धारण संबंधी निर्देश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से। वही प्रक्रिया जारी है दोस्तों। यह नई स्थानांतरण नीति बहुत ही जल्द आएगी और उसके बाद तमाम शिक्षकों के लिए अनिवार्य स्थानांतरण नियम लागू किया जाएगा। हालांकि ये बात सत्य है कि अनिवार्य स्थानांतरण नियम खासतौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, इनके मामले में फंस जाएगा। और रह गई बात नियोजित शिक्षकों के मामले की, तो नियोजित शिक्षकों के लिए तो स्थानांतरण कोई प्रक्रिया है ही नहीं, क्योंकि राज्यकर्मी जो होंगे उनका ही अनिवार्य स्थानांतरण संबंधी विधेयक सरकार के स्तर से लाया जा सकता, परंतु नियोजित शिक्षकों के मामले में तो स्पष्ट है कि वो हर हाल में नियोजन इकाई के अंदर ही वो स्थानांतरित हो सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये भले ही सरकार के स्तर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अमली जमा पहनाने की कवायद शुरू की गई है, जिसका नतीजा ये है कि तमाम शिक्षकों को अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। अब आइए दोस्तों,
हम एक बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षकों के बाद जो विशिष्ट शिक्षक है या फिर प्रधान शिक्षक है, उनके मामले में यह इसलिए मामला फंस जाएगा क्योंकि नियुक्ति तिथि इनकी नई है। हर हाल में जो अनिवार्य स्थानांतरण नीति लागू किया जा सकेगा वह या तो कम से कम 5 वर्ष या फिर उससे कम कहा जाए तो 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष को गौण कर दिया गया था। 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होनी चाहिए। और ये प्रधान शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, उनके लिए आप समझ ले कि नई नियुक्ति मानी गई है और वह 1 जनवरी से ही, यानी 1 जनवरी 2025 से उनकी नियुक्ति तिथि है। और जिसका नतीजा ये है कि इन सभी को अर्जित अवकाश का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, और ख़ास तौर पर कह दिया जाए तो चिकित्सा अवकाश भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर इनकी सेवा पुरानी मानी जाती तो निश्चित रूप से इन्हें अर्जित अवकाश का लाभ मिलता या फिर इन्हें चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलता, परंतु इसकी स्वीकृति नहीं मिलती है, जिसका नतीजा है कि अनिवार्य स्थानांतरण नीति लागू हो जाने के बाद भी खास तौर पर प्रधान शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक है, इनके मामले फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों, विद्यालय अध्यापक के मामले में ये कदापि नहीं फंसेंगे, और हर हाल में कह दिया जाए तो विद्यालय अध्यापकों का ही यह अनिवार्य सेवा या अनिवार्य स्थानांतरण नीति उनके लिए ही लागू हो सकेंगे। अब आइए दोस्तों, इसी क्रम में शिक्षकों को अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दे दिया गया है। अब जो पत्र देखे होंगे दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से कह दिया जाए तो 2 बातों का उल्लेख किया गया है। एक बात तो ये है कि एक डीपीओ के स्तर से शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट किया जा सकेगा, और दूसरी बात यह है कि एक शिक्षक स्वयं ही अपने प्रोफाइल का अपडेट कर सकते हैं। अब देखना है दोस्तों कि आखिर डीपीओ स्थापना के स्तर से कौन सी प्रोफाइल अपडेट किए जा सकेंगे, कौन से वो बिंदु होंगे। तो शिक्षकों के पदस्थापन से संबंधित, शिक्षकों का जो पदस्थापन है, जो विद्यालय में उनके नियुक्ति हुई है और उसका एड्रेस जो भी है, उसमें अगर कोई बदलाव किया जाता है, उसमें अगर कोई त्रुटि है, तो इसका निराकरण यानी इसकी प्रविष्टि में सुधार डीपीओ के स्तर से ही किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, शिक्षक से संबंधित अगर कोई भी सूचना है, उसे अगर अपडेट करना है तो ये भी डीपीओ के स्तर से ही किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षकों के लिए ज़रूरी बताया गया है कि शिक्षक एक आवेदन लिखेंगे डीपीओ के नाम से, और डीपीओ स्थापना के द्वारा उन आवेदन पर विचार करते हुए 48 घंटों के अंदर शिक्षकों के तमाम डेटा में सुधार किया जा सकेगा। तो यह दोस्तों एक बार फिर से जान लिया जाए कि यह मुख्य रूप से शिक्षकों के संबंध में है पदस्थापन विवरणी, और दूसरा है शिक्षकों के पर्सनल डेटा, जो पर्सनल सूचना है, व्यक्तिगत सूचना है, उसमें अगर अपडेट की प्रक्रिया करनी है, कोई त्रुटि हो गई है, उसमें पदस्थापन में कोई त्रुटि है या फिर पर्सनल सूचना, व्यक्तिगत सूचना में कोई त्रुटि है, तो इसमें सुधार के लिए शिक्षक डीपीओ के यहाँ आवेदन करेंगे और डीपीओ के स्तर से इनके तमाम त्रुटियों का सुधार हो सकेगा। अब आइए दोस्तों, ये डीपीओ के स्तर से, लेकिन अब है यहाँ पर बातें कि एड्रेस के संबंध में अस्थाई पता और अस्थाई पता यानी वर्तमान पता, इसको भी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है संबंधित पत्र में। तो इसमें दोस्तों मैं कह देना चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से जारी किया गया पत्र में लिख दिया गया है कि इसका अपडेट शिक्षक स्वयं ही कर सकते हैं, और इसके लिए शिक्षकों को गूगल पर जाते हुए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद शिक्षक अपने आईडी से, टीचर आईडी से लॉगिन एवं पासवर्ड डालते हुए खोलेंगे। उसके बाद टीचर रजिस्ट्रेशन को खोलेंगे। टीचर रजिस्ट्रेशन को खोलने के बाद टीचर प्रोफाइल पर जाकर तमाम अपडेट कर सकेंगे, और इसमें शिक्षक अपना जो वर्तमान पता है, अस्थाई पता और वर्तमान पता, सबसे पहले चेक करेंगे अस्थाई पता के बारे में। उसमें अगर कोई त्रुटि है तो शिक्षक उसे सुधार कर सकते हैं, या फिर उसमें फिलिंग नहीं किया गया है, अगर उसमें कुछ भी नहीं भरा है तो भी शिक्षकों के द्वारा स्वयं ही उसे भरा जा सकता है। और अस्थाई पता के क्रम में कह दिया गया है कि शिक्षक सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र का वो डिजिट प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। ये भी बात सत्य है कि जो भी संख्या डालने का ऑप्शन दिया गया है उसमें 12 डिजिट डालने का ही ऑप्शन दिया गया है, परंतु जो आवासीय प्रमाण पत्र संख्या वर्तमान में है वह 15 डिजिट का है। तो ऐसे में शिक्षक कैसे 15 डिजिट का अंक डाल सकेंगे? तो जहां तक संभव हो सके शिक्षक डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की भी बातें कही गई है, तो शिक्षक हर हाल में 200 KB से कम का PDF बनाकर इसे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कई शिक्षकों के मन में या फिर प्रधानाध्यापकों के मन में ये बातें चल रही है कि क्या आवासीय प्रमाण पत्र पुराने होंगे,
क्या शिक्षक जिस वक्त योगदान किए उस समय का आवासीय प्रमाण पत्र होगा? नहीं दोस्तों, मैं कह देना चाहूँगा कि वर्तमान समय में शिक्षकों के पास में जो भी आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध है वही शिक्षक इस पर दर्शाएंगे जो हकीकत है और वर्तमान में जो उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं कि नियुक्ति के समय में शिक्षकों के द्वारा जो आवासीय प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया था उसी को डालना है। इन बात का उल्लेख संबंधित आदेश में कहीं भी नहीं किया गया है। सिर्फ व सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है और उसका संख्या प्रविष्टि की जानी है। इन बातों की चर्चा की गई है। तो हर हाल में शिक्षक स्पष्ट हो ले कि शिक्षक के पास जो भी आवासीय प्रमाण पत्र वर्तमान में उपलब्ध है उसे ही अपलोड करेंगे, ना कि नियुक्ति के समय के लिए परेशान होंगे। अगर नियुक्ति के समय वाला उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वर्तमान वो डाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर डाल देने के बाद शिक्षक सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उनका अस्थायी पता अपडेट हो जाएगा। इसी तरह की बातें की गई है कि वर्तमान पता अगर दोनों एक है तो एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कर देने के बाद दोनों में एक ही पते आ जाएंगे तो शिक्षक सबमिट बटन डालकर उसे अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर अस्थायी पता और वर्तमान पता यह लागू होता है खासतौर पर दूसरे जिले के शिक्षक हो या फिर बिहार से बाहर के शिक्षक हो, उनका अस्थायी पता कह दिया जाए तो दूसरा राज्य हो सकता और अस्थायी पता में वो उन राज्य का वो एड्रेस डालेंगे, लेकिन वर्तमान पता में जहाँ वो पदस्थापित है या फिर जहाँ वो रह रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे। जहाँ रह रहे हैं, किराया लेकर रह रहे हैं, बस उसका एड्रेस डालेंगे वर्तमान पता के रूप में और उसका प्रूफ भी डालना होगा, वो प्रमाण पत्र भी डालना होगा। तो इस तरह से दोस्तों उनका यह वर्तमान पता अपडेट हो जाएगा। ये बातें कही गई है। और अन्य बातें कि 54 फील्ड को भरना है, इन बातों की चर्चा भी संबंधित आदेश में कर दिया गया कि 54 ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें शिक्षक का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार संख्या है, टीचर कैटेगरी है, टीचर सब्जेक्ट है, टीचर सब कैटेगरी है, इत्यादि है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, हाउस होल्डिंग संख्या है, डाकघर है, प्रखंड है, डिस्ट्रिक्ट है, इत्यादि है। तो जो शिक्षकों के पास उपलब्ध है, उदाहरण के तौर पर अगर होल्डिंग संख्या नहीं है, हाउस होल्ड संख्या नहीं है, तो आखिर शिक्षक कैसे डालेंगे? तो शिक्षकों के पास जो उपलब्ध है, जो उन पर लागू होता है, शिक्षक उसी को अपडेट करेंगे। अगर हाउस होल्ड संख्या, हाउस संख्या नहीं है तो कहीं से भी भरने की औचित्य ही नहीं साबित होता है, कहीं से शिक्षक भर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक परेशान नहीं होंगे कि 54 फील्ड कैसे भरे जा सकेंगे, ये फील्ड खाली भी रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही है दोस्तों प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया। 54 फील्ड अपडेट करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन ये बात सत्य है कि 54 के 54 फील्ड शिक्षक स्वयं के हाथों अपडेट नहीं कर सकते। कुछ मामले में खासतौर पर पदस्थापन एवं व्यक्तिगत सूचना के क्रम में डीपीओ के स्तर से यह डिटेल्स अपडेट किया जा सकेगा। बाद बाकी अन्य जो भी सूचनाएं हैं वो शिक्षक अपने स्तर से अपडेट कर सकते हैं। यही है दोस्तों आज की खबर, या मुख्य रूप से कह दिया जाए तो शिक्षकों के लिए अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर ही यह प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश जारी किया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि इसी जून महीने में अविलंब ही सरकार के स्तर से इस पर कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा और संबंधित पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।